हेलो साथियों, आप एक चीज देखते होंगे बहुत क्लियरली। आप देखिएगा कि जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट यूपीएससी एग्जामिनेशन, इवन समटाइम्स फॉर द कैट आल्सो। आप अच्छी तरह देखते होंगे कि एक बहुत झेलाव क्वेश्चन आता है जो इन्फरेंस बेस्ड होता है। इसके लिए टर्म क्या होता है, देखिए टर्म होता है, बताओ क्या, मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इन्फरेंस। इन्फरेंस है क्या, पहले आज ही जान लीजिए आप लोग। इन्फरेंस कंक्लूजन नहीं है, राइट। इन्फरेंस कंक्लूजन नहीं है, रादर देन दिस इज द हिडन कंक्लूजन, एंड दिस कंक्लूजन शुड बी 100% सपोर्टेड बाय पैराग्राफ। ये वो स्थान होता है इन्फरेंस वाला जहां पे आप अपने प्रीवियस नॉलेज का प्रयोग कर सकते हैं। आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा इन्फरेंस को पहचानने के तरीके क्या होते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, और कुछ जो है आपको बी अवेयर, यू हैव टू बी एस्पिरेंट्स, आपको एग्जामिनर के ट्रैप में नहीं फंसना है, इसके बारे में वीडियो है। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, बहुत लंबी नहीं, आसपास के आसपास, तो आई कंसंट्रेट कर रहे हैं। अब आप देखिए, जो सबसे पहले जो देखना आपको, ये देखो जरूरी चीज तो ये था, ये यहां से हट गया था मामला। आइए यहां देखिए क्या है, द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस वी हैव टू, दिस इज द इन्फरेंस। एंड यू नो वेरी वेल फ्रेंड्स, इन्फरेंस जो होता है वो हमेशा कहां, बताइए, इन्फरेंस जो होता है वो हमेशा कहां, बताइए, आपके कंटेक्स्ट में छिपा रहता है, ये बात ध्यान रखें। एंड दिस इज 100% सपोर्टेड बाई पैसेस। पैसेस इसका पूरा सपोर्ट करना चाहिए, ये बात क्लियरली समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। आइए मैं थोड़ा सा और डिस्कस कर दूं आपको, इन्फरेंस क्या होता है, थोड़ा सा इसकी कुछ थ्योरेटिकल अप्रोच पे डिस्कस कर लें। एंड इन्फरेंस इज ए कंक्लूजन, देख लीजिए, इन्फरेंस इज ए कंक्लूजन, बट व्हाट काइंड ऑफ कंक्लूजन। एंड इन्फरेंस इज ए कंक्लूजन, उसके बाद देखो क्या लिखा है, इन्फरेंस इज ए कंक्लूजन यू ड्रॉ बेस्ड ऑन एविडेंस एंड रीजनिंग। ठीक है, ठीक है। इट इज लाइक बीइंग ए डिटेक्टिव। आपको करना क्या है, इन्फरेंस ज्ञात करने में जो उपलब्ध डेटा हैं, उन डेटा के आधार पे डिटेक्टिव की तरह क्या बताओ, चीजों को कोरिलेट करना है, ठीक है। और एक चीज, जब आप पैराग्राफ पढ़ें तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आप पहला वाली लाइन, ऑप्शन चाहे बाद में पढ़ें। जैसे क्वेश्चंस आपके इन्फरेंस बेस्ड हो जाएं, आपको हमेशा लगातार पूछते रहना है, सो व्हाट डस दिस इंप्लाई, ये जितने डेटा दे रहे हैं ये कहना क्या चाहते हैं, कारण क्या है। उसके बाद आप इन्हीं फैक्ट्स को बताओ क्या मीनिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम। अब यहां आपको दो तीन बातें जानना चाहिए, इन्फरेंस क्यों मैटर करता है। दिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग डीपर मीनिंग, रिवील्स कैरेक्टर, इमोशंस एंड मोटिवेशंस एंड फ्यूचर इवेंट्स, की स्किल फॉर रीडिंग, ये सब तो मान लीजिए आप जानते हैं। अब यहां देखिए, ये वो चैप्टर होता है, ये वो पार्ट होता है कॉम्प्रहेंशन का, जहां आप क्लू जो दिया गया है टेक्स्ट में, और उसके साथ साथ आपका अपना जो नॉलेज है, यही वो स्थान इन्फ्लुएंस का होता है जहां अपने नॉलेज का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन बाई दिस शुड बी सपोर्टेड बाई टेक्स्ट। एट द लास्ट यू टेक द इन्फ्लुएंस। हम यहां कहना ही चाहते हैं, देखिए क्या कि आपको करना क्या, देखिए जैसे आप पढ़ना शुरू करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो जैसे कैसे कोरिलेट करना है। सेल्स ऑफ आइसक्रीम टिपिकली सर्ज ड्यूरिंग हीट वेव्स, समझ गए। अब यहां ये एकदम क्लियर बात है, सेल्स ऑफ क्या बताओ, आइसक्रीम टिपिकली सर्ज ड्यूरिंग हीट वेव्स का मतलब क्या हुआ, जैसे हीट वेव आती है आइसक्रीम की सेल बढ़ जाती है। यहां से बताइए इन्फरेंस क्या निकला, बताइए। इन्फरेंस ये निकला, द कंजप्शन ऑफ आइसक्रीम इज डेफिनेटली रिलेटेड विथ हीट, हीट मीन्स हीट वेदर, या आप हीट वेव्स कह सकते हैं, या इन द मंथ ऑफ जून जुलाई एंड मई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो ये इन्फ्लुएंस के बारे में बात है। अच्छा, एक और चीज समझ लीजिए, हर क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको लिखा नहीं जाएगा कि मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्लुएंस, समटाइम्स हिंट्स लाइक इट कैन बी रिफर्ड दैट, द ऑथर इंप्लाइज दैट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम, या द पैसेज सजेस्ट्स, या व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर। इन शब्दों के द्वारा भी कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस को डिटेक्ट करने की प्लानिंग चल रही है, इस पे भी आप ध्यान देंगे। इसके साथ साथ बताओ क्या, मैं आपसे क्या कहा था शुरू में, कुछ इन्फ्लुएंस वाले क्वेश्चंस में कॉमन ट्रैप्स होते हैं जिनके लिए आपको सावधान रहना है एस्पिरेंट्स। कैसे, जैसे आप देखते होंगे कि कई ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाएंगी जो आउट ऑफ स्कोप होंगी। अच्छा, चूंकि आप उसको रिलेट कर रहे हैं, है ना, आप उसको रिलेट कर रहे हैं, वो आप अपने नॉलेज का प्रयोग कर रहे हैं, तो जैसे वो इंफॉर्मेशन आती है, इतना सटीक इंफॉर्मेशन देते हैं कोरिलेट करके, लेकिन वो होती क्या, आउट इंफॉर्मेशन से संबंध मत रखिएगा। कुछ एक्सट्रीम लैंग्वेज से हर बार बचिए, एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स, जहां ऑलवेज का प्रयोग हो रहा है,
नेवर का प्रयोग हो रहा है, ओनली आ रहा है, ऑल आ रहा है, नन आ रहा है। ये सारी एक्सट्रीम लैंग्वेज हैं, एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है, इनसे बचिए। एक और विशेष बात, कई बार क्या होता है कि जैसे जैसे शुड लगा दिया गया या मस्ट लगा दिया गया या स्ट्रिक्ट मेजर लगा दिया गया, इन शब्दों से आप कंफ्यूज होते हैं। ये इन्फ्रेंस नहीं है, बल्कि राइटर आपको सजेस्ट कर रहा है, ये सजेशंस होती हैं। कुछ आपको जो है बताओ क्या डायरेक्टली इंफॉर्मेशन डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, कई बार क्या होता है पार्शियल ट्रूथ या हाफ आधा आधी जानकारी देते हैं। इसके साथ साथ चलते हैं, बताइए क्या और मेन बात क्या है, बताइए यूज ऑफ योर नॉलेज। मैंने पहले बोला है कि इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चंस में आप अपने नॉलेज का प्रयोग करें। अभी मैं आपको 2-3 सबसे शानदार तरीका जो आप देखने जा रहे हैं वो ये है कि जब आप इन्फ्रेंस पढ़ते हैं तो वहां जो फैक्ट दिया गया है, जो इंफॉर्मेशन दी गई है, उस फैक्ट को आपको उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है उस हिडन मैटर पर, उस पर ध्यान दीजिए। इस फैक्ट का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, वही इंपैक्ट बताओ क्या बोलो, इन्फ्रेंस आपका होता है। ठीक है, इन्फ्रेंस मतलब समझ रहे हैं आप लोग ना, जो राइटर जो है हिडन एजेंडा चला रहा है, उस हिडन एजेंडा को आपको निकालना है एज ए डिटेक्टिव। चलिए अब यहां देखिए, मैं एक काम करता हूं, बातें तो लंबी हो जाती हैं, मैं आपको सामने एक दे रहा हूं पैराग्राफ, एकदम अच्छे से कूल माइंड होके पढ़िए। बताइए क्या लिखा है। देखिए, डिस्पाइट सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट, देख लीजिएगा आप लोग क्या लिखा है, पढ़ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हाँ भाई देखिए, डिस्पाइट सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स, अब देखो थोड़ा सा दिमाग अपना चलाते रहना है। देखिए, डिस्पाइट सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज, the initial capital investment required for large scale solar farms continues to be a major deterrent for many developing nations. While the long term operational costs are minimal, right? Securing the necessary upfront funding remains a bottleneck. Securing, ये लाइन बहुत काम की हो गई। Securing the necessary upfront during funding remains a bottleneck. Often forcing these nations to rely on cheaper but environmentally damaging fossil fuels alternatives. अब ये एक कहानी बनी। अब यहां देखिए, which of the following can be inferred from the passage. अब यहां लिखा है can be inferred from the passage, that means this is indicating that you have to find out the inference. अब ये देखो, जो मोटा मोटा दिमाग में आ रहा था क्या, सोलर एनर्जी जो है लॉन्ग टर्म में इसकी ऑपरेशनल कास्ट कम है, लेकिन शुरुआत का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जितने डेवलपिंग नेशंस हैं वो शुरुआत के इस कास्ट को सरवाइव नहीं कर पाते हैं, लिहाजा वो फॉसिल फ्यूल्स का प्रयोग करते हैं, जो कि वास्तव में एनवायरमेंट के लिए डैमेजिंग है। ये इसका पूरा सेंस निकला। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए क्या है, इसमें से क्या निकल रहा है बताइए। अब आप खुद पहले क्वेश्चन में जाएं, बताएं क्या हो रहा है। डेवलपिंग नेशंस सोलर एनर्जी का प्लान यूज कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट हाई होने के कारण शुरुआती चरण में वो नहीं कर पा रहे हैं, लिहाजा मजबूर होकर के, यहां क्या लिखा है, क्या लिखा है, फोर्सिंग दीज नेशंस। चलिए लिस्ट के, सोलर एनर्जी इज ऑलवेज, पहली बात ऑलवेज आ गया, मोर एक्सपेंसिव देन फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, ये जो आपका ऑलवेज वर्ड आ गया, इसने तुरंत क्या किया बताओ, बोलो इसको बताओ क्या, आउट कर दिया। चलिए, डेवलपिंग नेशंस प्रायोरिटाइज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ओवर इकोनॉमिक कंसर्न। फिर देखिए, डेवलपिंग नेशंस प्रायोरिटाइज देखो कितना सटीक सवाल, देखो कितना सटीक ऑप्शन है। डेवलपिंग नेशंस प्रायोरिटाइज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ओवर इकोनॉमिक कंसर्न। आप बताइए, ये प्रायोरिटीज कहां देते हैं, ये तो मजबूरी में जैसे प्रेशर पड़ता है, इनका शुरुआती इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है, ये मजबूरी बस इन्वायरमेंट के लिए नुकसान हो, अपने इकोनॉमिक कंसर्न ज्यादा, ये आपके ओरिजिनल थॉट से बताओ क्या जस्ट अपोजिट है, यानी आपको भयंकर कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहा है, एकदम गलत है। द लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी आर नॉट सफिशिएंट टू ओवरकम इनिशियल फाइनेंशियल हर्डल्स फॉर सम नेशंस। हाँ ये देखिए, द लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी आर नॉट सफिशिएंट टू ओवरकम इनिशियल, हाँ ये देखिए, जो ये आपकी इनिशियल फाइनेंशियल है उसको कई नेशंस, डेवलपिंग नेशन के लिए, भले हम जानते हैं कि फ्यूचर में हमारा फायदा होगा, लॉन्ग टर्म फायदा होगा, लेकिन शुरुआत के लिए समस्या है, लिहाजा ये ऑप्शन पूरी तरह सही होना चाहिए। और देख लीजिए, डेवलप्ड नेशंस डू नॉट फेस सिमिलर फाइनेंशियल चैलेंजिंग
इन अडॉप्टिंग सोलर एनर्जी। अब यहां देखिए सारी बात डेवलपिंग की चल रही है, यहां डेवलप्ड नेशंस के बारे में आपको कोई भी इंफरेंस लेने की आइडिया नहीं है। कारण क्या है, आप जानते हैं कंक्लूजन और इन्फ्रेंस में अपोजिट स्वैग जो होता है उस पर काम करते हैं, लिहाजा डेवलपिंग की बात चल रही है तो आप रिजल्ट डेवलप निकाल रहे हैं, इसका भी मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ। एक लेटेस्ट लेता हूं जो आपके संस्था जो है, बल्कि नेक्स्ट आईएएस संस्था के जो है, ये अभी जो उनका अनुभव 4 हुआ था उस पेपर में बहुत बेहतरीन पेपर दे रहे हैं लोग, आप लोग उन पेपर्स को सॉल्व कर डालिए। इनका अभी एक पेपर में देखिए आया था, बड़ा शानदार है, इसको मैं दिखा रहा हूं आपको, जरा देखिएगा आप लोग क्या लिखा है, पढ़िएगा। ये क्वेश्चन देखिएगा जरा, ये क्वेश्चन आपके जो है लेटेस्ट जो टेस्ट सीरीज चल रही वहां से लिया गया है। आइए दिखाता हूं मैं क्या लिखा है, पढ़िए। बल्कि मैंने इसको हिंदी में भी कर दिया है क्योंकि बच्चे जो है हिंदी में पढ़ते हैं काफी। चलिए लेट्स स्टार्ट। मैं फिर बोल रहा हूं, इन्फेरेंस क्या है, आपको जो डेटा दिया है उस डेटा का इंपैक्ट क्या पड़ता है और उस इंपैक्ट से आपको क्या बताओ ले जाना है, क्या बताइए इन्फेरेंस में। आइए, ये सवाल भी आपका इन्फेरेंस बेस्ड ही है जहां तक मुझे याद आ रहा है। देखिए मैंने बनाया था, यहां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फेरेंस, यही हमको कराना है। मोस्ट लॉजिकल एंड क्या बताइए, मोस्ट लॉजिकल एंड क्या बताइए, बोलिए। आपसे पूछा गया है रैशनल इन्फेरेंस। आइए पहले से पढ़ते हैं क्या लिखा है, पढ़िए, एकदम शुरू करते हैं फर्स्ट क्लास का। बताइए क्या लिखा है, पढ़ देते हैं। ये है आपका क्वेश्चन, आइए स्टार्ट करते हैं। आप हिंदी में भी देख सकते हैं। ग्लोबल पॉपुलेशन वाज अराउंड 1.6 बिलियन इन 1900, ठीक है। टुडे इट इज अराउंड 7.2 बिलियन एंड स्टिल इंक्रीजिंग, ओके। Estimates on population growth projects a global population of 9.6 billion in 2050, ठीक है, and 10.9 billion in 2100, okay. Unlike Europe and North America, where only 3 to 4% of population is engaged in agriculture, around 47% of India's population is dependent upon agriculture. Even if India continues to do well in the service sector and the manufacturing sector picks up, it is expected that around 2030, when India overtakes China as the world's most populous country, nearly 42% of India's population will still be predominantly dependent on agriculture. अब आप बताइए, इसको पढ़ने के बाद हिंदी में पढ़ लीजिए आप लोग। यहां क्या लिखा है बताइए, यहां लिखा है 1900 से शुरू करने के बाद 2100 तक लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आज से 70 साल पहले भी इंडिया की जो आपकी पॉपुलेशन है वो 47%, ये पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट में 47% डिपेंडेंट थी ऑन एग्रीकल्चर। फ्यूचर में 2030 जो फ्यूचर है वहां भी डेटा 42% है। अब आप बताइए मुझको, इस पूरे हम जानते भी इस चीज को हैं, फूड सिक्योरिटी वाले चैप्टर्स में आप पढ़ते हैं कैसे कैसे जो है एक बड़ा सा सिस्टम हमारा जो है एग्रीकल्चर पर आज भी इंडिया का रिलाई करता है। इन द केस ऑफ क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल एज नॉट प्रोफेशनल, इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज वेल, एट द सेम टाइम ऑन फूड सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स। लेट्स सी, अब जरा देखिए क्या कहानी क्या बन गई। यहां 2 डेटा दे रहा है, एक तो आपकी जनसंख्या का लगातार बढ़ने की बात कर रही है, लेकिन जनसंख्या सिर्फ बढ़ने की बात नहीं हो रही है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जनसंख्या के साथ इंपैक्ट क्या है, तो जनसंख्या के साथ ज्यादातर ये अमेरिका, चाइना में 3%, 4%, इंडिया में पहले 47%, फिर कितना बताओ 42%, आई थिंक, राइट। हाँ, तो ये देखिए क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में क्या हो रहा है बताओ, पॉपुलेशन का कनेक्शन विथ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे चल रहा है। आइए शुरू करते हैं। Which of the following the most logical and rational inference that can be made from the above passage? Prosperity of agriculture sector is of critical importance to India. बिल्कुल सही बात है। अब ये देखिए, ये ज्ञान दे रहा है, सत्य की खोज करा रहा है कि भाई अगर इतना एग्रीकल्चर सेक्टर रेलिवेंट है तो प्रॉस्पेरिटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस। ये एक अच्छी बात है, लेकिन इस बात का इस पैराग्राफ से कोई लेना देना नहीं है। लेट्स सी, चलिए ये हमको तो लगता है बिल्कुल जनरल बात है। इंडियन इकोनॉमी ग्रेटली डिपेंड्स ऑन इट्स एग्रीकल्चर, सिंपल सी बात है। कहीं ना कहीं देखो क्या हो रहा है बताओ, 47% जो आपका था, 47% पास्ट और 42% फ्यूचर। जहां आपका पास्ट प्लस फ्यूचर दोनों फोकस कर रहा है,
तो पास्ट प्लस फ्यूचर दोनों जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ आपकी डिपेंडेंसी ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन एग्रीकल्चर डिपेंड कर रहा है, लिहाजा कहीं ना कहीं ये एग्रीकल्चर पे जा रहा है। और कह सकते हैं इंडिया शुड टेक, नहीं, इंडियन इकोनॉमी ग्रेटली डिपेंड्स ऑन इट्स एग्रीकल्चर। बिल्कुल सत्य बात है, नॉट ओनली इन पास्ट, इन फ्यूचर 100% बहुत संभावना इसकी है। चलिए नेक्स्ट देखो, इंडिया शुड टेक स्ट्रिक्ट मेजर टू कंट्रोल इट्स रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। अच्छी बात है, एकदम सही ज्ञान दे रहे हैं कि भारत को अपनी जनसंख्या कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन इस बात का इस पैराग्राफ से कोई लेना देना नहीं है। ज्ञान की बात चल रही है तो कोई मतलब नहीं। वैसे भी स्ट्रिक्ट मेजर्स ये भी गड़बड़ है। चलिए, इंडियाज फार्मिंग कमिटीज शुड स्विच ओवर टू, क्या कहा था, स्ट्रिक्ट मेजर करके या शुड जैसी चीजें आ जाएं तो शुड जैसे सवालों में जहां आप कहते हैं कि आथर क्या सजेस्ट करना चाहता है, वहां शुड जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। यहां सजेशन से संबंधित है, न कि इन्फ्रेंस से। वैसे देख लो, इंडियाज फार्मिंग कमिटी शुड स्विच ओवर टू अदर ऑक्यूपेशंस टू इंप्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशंस। ये बताइए, ये भी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन इस पैराग्राफ से इस बात का कोई लेना देना नहीं है कि जो फार्मिंग कम्युनिटी है वो किसी और फैक्टर पर डिपेंड हो। यहां तो यह कहा जा रहा है कि अगर बहुत अच्छा सर्विस सेक्टर में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कर लेते हैं, फिर भी 42% रिलाई ऑन रहेगा। जब वहां लिमिट फिक्स हो गई है तो इसका मतलब ये भी आउट है। आप बताइए, क्लियरली बताइए, इसका ऑप्शन बताओ, क्या बोलिए, बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस में आप कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिस करते जाएं धीरे धीरे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ऐसे ढेर सारी अच्छी चीजें ले आएं, तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर के लिखें कि हाँ सर ये लाइए, हाँ सर वो लाइए। मैं आपको शानदार ये पूरी जो आपकी पीडीएफ है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दे रहा हूं या अपने जो है ऐप पर भेज दे रहा हूं। आप ऐप से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं, आपका पेपर बिल्कुल नजदीक है, कुछ अच्छा चाहते हो मुझसे, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, टेक केयर।